नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता पतंग के बारे में पढ़ेंगे और इस कविता के जो कवि है वो आलोक धनवा जी है और उन्होंने अपनी इस कविता में जो है बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का जो है सजीव चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत यहाँ पर किया है। तो कविता की ओर हम बढ़ेंगे और ये जो कविता है ये अत्यंत ही सरल है, जिसमें जो है कवि है उन्होंने भादो मास की तेज बौछारों के जाते ही शरद के जो आगमन होता है और उसमें किस किस तरह की एक पॉजिटिविटी आती है, उन सब चीज़ों का वर्णन अपनी इस कविता में किया है। तो हम इस कविता की ओर बढ़ेंगे। कविता की ओर बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगी, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ मैं इसके प्रश्नोत्तरों की भी चर्चा करूँगी ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो पदों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रसंग किस तरीके से लिखेंगे। कि प्रस्तुत पंक्तियां आधुनिक युग के कवि आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग से अवतरित है। इस कविता में कवि ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छा और उमंगों का जो है सजीव चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना होता है। पतंग कविता का क्यों मतलब रखा गया है कि जब भादों का महीना जाता है, यानी जब बारिश का मौसम चला जाता है, तो उसके बाद जब शरद का मौसम आता है, यानी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और उस दौरान एक पॉजिटिविटी होती है, बारिश जा चुकी होती है और उस दौरान जो है बच्चे हैं खुले आसमान में पतंगों को उड़ा सकते हैं। तो उसी का यहाँ पर उसी मौसम का यहाँ वर्णन किया गया है और लोगों के अंदर किस तरीके से एक सकारात्मकता का संचार होता है उसको भी हम यहाँ देखेंगे। तो पहला पद हम पढ़ेंगे कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। कि यहाँ जो कवि है वो कहते हैं कि जो सबसे तेज बौछारें हैं, यानी जब सबसे ज़्यादा बारिश होती है भादों के टाइम पर, वो भादों का मौसम चले गया है, अब सवेरा हुआ है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब यहाँ जो है अ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी चारों तरफ जो है प्रकाश फैल गया है। इस समय जो सवेरा है, उगने वाला जो सूरज है, उसमें खरगोश की आंखों जैसी जो है लालिमा छाई हुई है। तो इसलिए यहाँ पे जो सवेरे की पहली किरण है, सूरज की पहली किरण है, उसको खरगोश की आंखों जैसा लाल बताया है। शरद आया फूलों को पार करते हुए, और यानी शरद की बात की जा रही है। कभी शरद का मानवीकरण करते हुए कहते हैं फूलों को पार करते हुए, यानी जो शरद है, जिस तरीके से एक व्यक्ति होता है बहुत दूर से आता है, उसी तरीके से यहाँ पर शरद है उसको एक इंसान के तौर पर दिखाया गया है कि वो बहुत दूर से पुल को पार करता हुआ आ रहा है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। और अपनी जो है जिस तरीके से एक इंसान अपनी नई साइकिल चलाते हुए बहुत दूर से पुल को पार करते हुए और जो भी रास्ते होते हैं उनको पार करते हुए आता है, उसी प्रकार जो शरद का मौसम है वो भी अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए आ रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। चमकीले इशारों से, यानी वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंड को बुला रहा है। चमकीले इशारे यानी वो अपने बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कि देखो अब बारिश का मौसम जा चुका है और अब इस मौसम में, यानी तुम मेरे मौसम में जो है पतंग उड़ा सकते हो। यानी उनको एक पॉजिटिविटी, वो चारों ओर जो बिखरी हुई है वो उनको उसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। कविता बहुत आसान है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बात की कि कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। यानी जो एक हल्की हल्की सौंधी सौंधी जो है हवा चल रही है और ऐसा माहौल बन गया है कि हल्की और रंगीन चीज़ें उड़ सके। और हल्की क्या होती है? पतंग, और रंगीन होती है पतंग। तो वो सब ऊपर उठ सके, इतनी हल्की हल्की हवा चल रही है। जब तक हवा नहीं होगी मौसम में हल्की हल्की, पतंग आसमान में किस प्रकार उड़ेगी। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज़ व बाँस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और इस ऋतु में पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियाँ, किलकारियाँ मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लगती है। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। अब ये जो पद है इसमें जो है शरद ऋतु के आगमन का वर्णन किया है और शरद ऋतु के आगमन से किस किस तरह के मौसम और जो माहौल क्रिएट होता है उन सब चीज़ों का पतंग कविता के माध्यम से यहाँ पर कवि ने
उद्घाटन किया है। तो आशा करती हूँ ये पद आपको आसानी से क्लियर होगा। अब हम बिना किसी देरी के इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं। इसके विशेष में पहला ये लिखेंगे कि कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया, जैसा कि मैंने बताया ही था। उपमा अनुप्रास श्लेष पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है और मिश्रित शब्दावली। अगली पंक्ति की ओर बढ़ेंगे कि जन्म से ही वह अपने साथ लाते हैं कपास। यानी इस पंक्ति में कवि ने जो है बच्चों के कोमल शरीर का वर्णन किया है कि जो बच्चे होते हैं उनका शरीर इतना कोमल होता है जैसे मानो वो जन्म से ही कपास की नरमी यानी कॉटन जितना सॉफ्ट होता है ना उसकी जैसी नरमी लोच आदि लेकर वो पैदा होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास और उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। यानी पृथ्वी घूमती रहती है उनके बेचैन पैरों के पास। जो बच्चे होते हैं वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, वो कहीं एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते और वो जन्म से ही बेसुध होकर दौड़ते हैं। यानी वो जब छोटे होते हैं उनको पता ही नहीं होता वो गिर जाएंगे तो उन्हें चोट लग जाएगी, कैसे चलना है कैसे नहीं, और वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है और जब वह मस्त होकर दौड़ते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। यानी कैसे भी कंटीले पथरीले रास्ते और मार्गों वो दौड़ते चले जाते हैं। उनके पैरों से छतें भी जो है नरम हो जाती है कि छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, और उनकी पदचापों से यानी उनके पैरों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। यानी वो नंगे पैर दौड़ रहे हैं तो वो चप की जो आवाज़ हो रही है उनके पैरों से ऐसे लगता है मधुर स्वर उससे उत्पन्न हो रहा है। वह पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पैंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, और पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। यानी क्रियोसिटी, पतंग को तो वो उड़ा रहे हैं पर कई बार वो भूल जाते हैं कि वो छत पर है, किनारों पर है, लेकिन उनका शरीर का जो रोमांच है, पतंग उड़ाने का जो रोमांच है, वही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उनकी उड़ान में ऊंचाइयों पर ही केंद्रित रहता है। ऐसे लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर्स के सहारे थाम लिया हो। यानी वो बहुत ज़्यादा रोमांचित रहते हैं पतंग उड़ाने के लिए सदैव, और वो खतरनाक जगहों पर भी जा पहुँचते हैं, लेकिन उनका जो रोमांच है पतंग उड़ाने का, जो भी उनके खेल है, वही उनको बचाए रहता है। ये भी अत्यंत सरल था। इसका विशेष देख लेते हैं। कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति है। मिश्रित शब्दावली है। पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। अगली पंक्ति में जो कवि है वो कहते हैं कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों के सहारे यानी जो रोम छिद्र होते हैं। यानी कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंग को उड़ते देखकर जो बच्चे होते हैं उनके मन भी आकाश में उड़ रहे होते हैं, है ना। बच्चे तो पतंग के साथ नहीं उड़ सकते, लेकिन उनकी जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो भी उस पतंग के साथ ऊंचा उड़ने की हो रही होती है, और उनके शरीर के जो रोए भी हैं संगीत उत्पन्न कर रहे हैं, तथा वह भी आकाश में अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों से खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और कभी कभार अगर वो छतों के किनारों से गिर भी जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वह बच जाते हैं। उस समय उनके मन का जो भय होता है, यानी जो डर होता है, वो समाप्त हो जाता है। यानी और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, और वो बिल्कुल निडर होकर और अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति उनके पैरों के बेचैन पैरों के पास आती है। यानी इंसान जो है गिरकर संभलता है। ये ऐसा नहीं है कि वो गिर गए हैं तो वो डर गए हैं, नहीं, वो उससे और भी ज़्यादा सीखते हैं और उनके अंदर और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है और वो उससे और भी ज़्यादा सबक लेते हैं। तो इसका विशेष देख लेते हैं।
बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं, इस भाव की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। मुक्त छंद का प्रयोग है, मानवीकरण, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, दृश्य भिन्न है और भाषा में लाक्षणिकता है। तो इस प्रकार ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। बहुत ही आसान पद है और आशा करती हूँ आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। एक बार हम इसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो कुछ और डाउट्स रह गए होंगे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन हमें अपने शब्दों में करना है। तो एक तरीके से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे प्रकृति में जो परिवर्तन है वो हमेशा ही होता रहता है, और जब तेज बौछारें अर्थात बरसात का मौसम चला गया और भादों के महीने की गर्मी भी चली गई, उसके बाद अश्विन का महीना शुरू हो जाता है, यानी हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है और इस महीने में प्रकृति में अनेक परिवर्तन आते हैं। सुबह के सूरज की लालिमा बढ़ जाती है। सुबह के सूरज की लाली खरगोश की आंखों जैसी दिखाई देती है, जैसे हमें कविता में बताया गया है। शरद ऋतु का आगमन हो जाता है और गर्मी जो है समाप्त हो जाती है। प्रकृति खिली खिली दिखाई देती है, आसमान नीला व साफ दिखाई देता है, फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई देती है और सभी लोग खुले मौसम में आनंदित हो रहे होते हैं। प्रश्न 2 है कि सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। तो सबसे पहले तो इस पाठ में जो है पतंग सिर्फ एक खेल नहीं है। पतंग आपने कई बार देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं पतंग पे कुछ विशेष लिख कर भी उड़ाते हैं। तो पतंग सिर्फ एक खेल नहीं है, उनकी इच्छाएं हैं जिनको वो ऊंचा उड़ते हुए देखना चाहते हैं। तो कवि ने पतंग के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। पतंग का निर्माण रंगीन कागज़ से होता है और इंद्रधनुष के समान यह अनेक रंगों की होती है। कागज़ इतना पतला होता है कि एक बूंद लगते ही फट जाता है। ये बाँस की पतली कमानी से बनती है। कवि इसके माध्यम से बच्चों की जो चेष्टाएँ हैं, बाल मन में जो चेष्टाएँ हैं, उनका अंकन यहाँ हमारे सामने कर रहे हैं। और पतंग भी बाल मन की तरह कल्पनाशील, कोमल व हल्की होती है। यानी जो बच्चों की कल्पनाएँ होती हैं वो बहुत कोमल होती है, बहुत हल्की होती हैं। उनको अभी इतनी ज़्यादा दुनियादारी की समझ नहीं होती है और वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी इच्छाएँ देखते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म से ही वह अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास यहाँ कॉटन की बात हो रही है कि जिस तरीके से कपास से बच्चों का संबंध है, कपास जो है सॉफ्ट होता है और दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। कपास सफ़ेद होती हैं, बच्चे भी काफ़ी सफ़ेद अर्थात गोरे, तो यहाँ क्या कहेंगे, मतलब कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और मुलायम होते हैं रेशे की तरह। उनकी जो भावनाएं होती है बहुत छोटी छोटी पतली पतली होती हैं और कोमल भावनाओं का और भी उनकी मासूमियत का प्रतीक यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। यानी यहाँ पर उनकी जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, जो उनकी उमंग है, जो उनकी भावनाएं हैं, जो पतंग के जरिए वो अभिव्यक्त करते हैं, उन सभी चीज़ों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला है, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो इसका क्या मतलब है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना। तो यहाँ पर बजाने से तात्पर्य है कि जब ऊंची पतंगें उड़ाते हैं तो दिशाओं तक जाती हैं, यानी काफ़ी ऊंची ऊंची, एक तरीके से बच्चों पतंग के माध्यम से जैसे बच्चों की जो कल्पनाशीलता है उसका कोई दायरा नहीं होता, वो कहीं तक भी कुछ भी सोच सकते हैं, तो उनको हम एक दायरे में नहीं बांध सकते। और उनकी जो किलकारियाँ हैं, जो उनकी खुशी है, वो मृदंग प्रतीत होती है। जब पतंगें उड़ती हैं तो उनकी जो किलकारियाँ, उनकी जो सीटियाँ होती हैं, वैसे लगता है पूरी दिशाओं में मृदंग बजा रही हैं। अगला है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। तो यहाँ पर इसमें वही थिरकन भर जाती है और हम किसी मुलायम घास पर दौड़ रहे हो, मतलब जब खेल रहे होते हैं ना तो कुछ महसूस नहीं होता। आज के टाइम में तो लोग बच्चे जो है मोबाइल वगैरह में लगे रहते हैं। पहले जो होते थे सारे आउटडोर गेम्स होते थे, तो उसमें उन धूप वगैरह कुछ महसूस नहीं होती थी, उनको बस खेलना होता था। लेकिन आज के टाइम में बच्चों के पास बहुत ऑप्शंस है, तो वो बाहर निकलना इतना प्रेफर नहीं करते। अगर उनका टाइम पास भी नहीं हो रहा तो वो घर में बैठकर भी बहुत सी तरीके से अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ कविता यहाँ समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कविता आसानी से क्लियर हुई होगी। उसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।